नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था और सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था, जिसमें केंद्रीय प्रशासन किस तरीके से था। राजा शासन का प्रधान होता था, वह राय कहलाता था। राय राजा की सत्ता निरंकुश होती थी, लेकिन वह व्यवहारिक रूप से स्वेच्छाचारी नहीं था और धर्म के अनुसार ही शासन करता था। राजा राज्य में न्याय, समता, धर्मनिरपेक्षता, शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करता था और आर्थिक और सामाजिक मामलों में भी रुचि रखता था। युवराज का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। अधिकांश राजा अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर देते थे, जिससे उत्तराधिकार युद्ध की संभावना ना रहे। कभी कभी दो राजा साथ साथ शासन करते थे, जैसे कि हमने पढ़ा है हरिहर और बुक्का एक साथ शासन करते थे, और विजय राय और देवराय। इस प्रकार दक्षिण में प्रचलित संयुक्त शासन प्रणाली को विजयनगर के शासकों ने आवश्यकता अनुसार बनाए रखा। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। राजा के सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें प्रधानमंत्री, जिसे महाप्रधानी भी कहते हैं, सेनापति व कोषाध्यक्ष जैसे पदाधिकारी होते थे। इनकी नियुक्ति राजा ही करता था और राजा इन्हें कभी भी हटा सकता था। प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए एक बड़ी समिति होती थी, जिसमें मंत्रियों के अलावा सेनानायक, पुरोहित, विद्वान और अन्य प्रतिष्ठित नागरिक होते थे। केंद्र में एक सचिवालय होता था, जो कि पूरे प्रशासन पर नियंत्रण रखता था। इसमें विभिन्न विभागों के प्रधान और सहकर्मी होते थे, जैसे मानय प्रधान जो गृह मंत्री हैं, और रायसम यानी सचिव, कर्णिकम जो कि हिसाब किताब का ध्यान रखता था, मुद्राकर्ता राजकीय मुद्रा रखने वाला। इस तरीके से अलग अलग विभागों के प्रधान और सहकर्मी होते थे। दरबार की शान शौकत पर बहुत अत्यधिक धन जो था वो खर्च किया जाता था। ये तो था केंद्रीय प्रशासन। प्रांतीय शासन में साम्राज्य प्रांत में डिवाइड था। प्रांत मंडल, कोट्टम या वलनाडु में। मंडल, कोट्टम और वलनाडु जो थे वो नाडु यानी परगना में डिवाइड थे। नाडु और परगना मेलाग्राम में। मेलाग्राम 50 गांवों का एक समूह होता था और मेलाग्राम उर या ग्राम में डिवाइड था। प्रांत का शासन एक नायक या सूबेदार द्वारा शासित होता था। इस पद पर राजवंशों या प्रमुख सामंतों को ही नियुक्त किया जाता था। नायक को अपनी आय व्यय का हिसाब केंद्र को भेजना होता था और साथ ही राजा के आदेश पर सैनिक दस्ते भी भेजे जाते थे। कभी कभी प्रांतीय नायकों पर केंद्र को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था, ये फ्री हो जाते थे कई बार। और इसमें जो उर और ग्राम जो थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। नायंकार व्यवस्था, ये विजयनगर साम्राज्य की अलग से प्रशासनिक व्यवस्था थी। विजयनगर साम्राज्य में प्रांताध्यक्षों के साथ साथ नायंकार व्यवस्था भी थी, जो सामंतवादी व्यवस्था का ही एक रूप थी। ये एक प्रकार के सैनिक सामंत होते थे। सेना नायकों को नायक कहा जाता था। राजकीय सेवा के बदले तथा सेना रखने के लिए इन्हें भूमि या अमरम दी जाती थी, इसलिए इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। अमरम प्राप्त करने पर इनके दो प्रमुख उत्तरदायित्व होते थे, जिनको दो काम करना पड़ता था। एक तो अमरम से प्राप्त राजस्व का एक निश्चित भाग केंद्र को भेजना होगा। दूसरा, राजा के लिए निर्धारित सेना का गठन करना होगा, जो समय समय पर युद्ध के समय वो उनको भेजना होगा। अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखना भी इनकी जिम्मेदारी थी और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करने पर उन्हें दंड का भागी भी बनना पड़ता था। तो ये थी नायंकार व्यवस्था। यद्यपि क्षेत्र विशेष में नायक भी प्रांतीय गवर्नरों के समान ही कार्य करते थे, परंतु गवर्नर से उनकी स्थिति थोड़ी अलग थी। गवर्नर प्रांत में राजा का प्रतिनिधि होता था, जबकि नायक मात्र एक सैनिक सामंत होता था। अमर नायकों को गवर्नर के समान सिक्का ढालने, नए कर लगाने और पुराने करों को माफ़ करने तथा भूमि अनुदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वह कृषि के विकास के लिए भी प्रयास करता था। नायक अपने दो पदाधिकारी केंद्र में रखते थे। एक तो नायक की सेना का सेनापति और दूसरा स्थानपति, जिसको प्रशासनिक एजेंट भी कहते थे। नायंकार व्यवस्था में सामंती व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए बाद में महामंडलेश्वर की भी नियुक्ति की गई। ये सामंतों पर नियंत्रण रखते थे। नायंकार व्यवस्था ने विजयनगर साम्राज्य के पतन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय शासन कैसे चलता था विजयनगर साम्राज्य में। स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में नाडु, सभा,
महासभा और उर का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक गांव विभिन्न वार्डों में विभाजित था। सभा गांव का प्रशासन देखती थी और सभा को सार्वजनिक भूमि बेचने और दान देने का अधिकार था। भूमि संबंधी अभिलेख तैयार करवाना, राजस्व की वसूली करवाना, प्राकृतिक विपत्ति के समय लगान माफ़ी के लिए अनुरोध करने का काम भी ग्राम सभा का था। ग्राम सभाएं दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा भी करती थी तथा सार्वजनिक दान देने की व्यवस्था का भी काम ग्राम सभाएं करती थी। ग्राम सभा से बड़ी इकाई नाडू की सभा थी। इसके सदस्य नातवार कहलाते थे। ये पूछा है कंपटीशन एग्जाम्स में, कई बार पूछा है। नाडू सभा के अधिकार क्षेत्र विस्तृत थे, परंतु इन पर नियंत्रण भी अधिक था। आयंगार व्यवस्था के उदय ने स्थानीय संस्थाओं की स्वायत्ता भी लगभग सी समाप्त सी कर दी थी। आयंगार व्यवस्था क्या थी? आयंगार व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई मानकर उसका एक गठन किया गया। प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई मान लिया गया। इसकी शासन की जिम्मेदारी 12 व्यक्तियों के समूह अथवा आयंगारों को सौंपी गई। 12 व्यक्तियों के समूह को ही आयंगार कहा जाता था। इनको सौंपा गया। ये व्यक्ति राज्य अधिकारी होते थे और इनका पद जो था वो वंशानुगत होता था। ये अपने पदों को बेच भी सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। सेवा के बदले इन्हें लगान मुक्त भूमि दी जाती थी और इन्हें विस्तृत अधिकार भी दिए गए थे। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना इनका प्रमुख कर्तव्य था। विजयनगर साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य स्रोत थी। इसके निर्धारण के लिए भूमि को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया: सिंचित भूमि, शुष्क भूमि और उद्यान यानी बाग तथा वन। भूमि के स्वरूप तथा उपज के आधार पर लगान की राशि तय की जाती थी। ज़्यादातर ये उपज का 1/6 होती थी, यानी 1/6 होता था। ब्राह्मणों और मंदिरों से कम कर लिया जाता था। ब्राह्मणों के अधिकार वाली भूमि से 1/20 तथा मंदिरों से 1/30वां भाग लगान के रूप में लिया जाता था। भूमि कर के अलावा राज्य को चारागाह, मकान, संपत्ति, उद्योग और व्यवसाय, व्यापार, सामाजिक तथा सामुदायिक करों से भी राज्य को आमदनी होती थी। अलग अलग तरीके के कर लगाए गए थे। विवाह कर भी लिया जाता था, मैरिज टैक्स भी लिया जाता था। विधवा विवाह जो था वो कर से मुक्त था। इस भारी कर व्यवस्था का कारण सेना पर बहुत अधिक खर्च करना था, जो कि राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक थी। इसलिए ज़्यादा ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, क्योंकि सैनिक शक्ति को मजबूत करना था। लगान वसूली ठेकेदारी प्रथा पर थी। कर जो था वो नगद और अनाज दोनों रुपये में लिया जाता था। जुर्माना भी राज्य की आय का प्रमुख साधन था। राजकीय आय राज परिवार, पदाधिकारियों, सेना, निर्माण कार्यों और विकास पर खर्च किया जाता था। न्याय व्यवस्था। राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था और अंतिम अपील भी राजा से ही की जा सकती थी। प्रांतीय तथा स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय होते थे, जिनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा के द्वारा ही की जाती थी। गांव में पंचायतों या ग्राम सभाओं में भी न्यायिक व्यवस्था की जाती थी। ग्राम न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ राजा से अपील की जा सकती थी। दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी। चोरी जैसे अपराधों के लिए अंगभंग की सजा का प्रावधान था, लेकिन ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। जुर्माना और संपत्ति जब्त करने की भी प्रथा थी। विजयनगर साम्राज्य की सैन्य और पुलिस व्यवस्था। विजयनगर की सेना विशाल, स्थायी और सुदृढ़ थी। सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी तथा तोपखानों की भी टुकड़ियां थी। और इस सेना में मुसलमानों और तुर्की अश्वरोहियों और धनुर्धरों की भर्ती की गई। और सैन्य व्यवस्था जो थी वो सामंती सिद्धांतों पर आधारित थी। इस पर कठोर निगरानी रखी जाती थी। विजयनगर के शासकों ने पुर्तगालियों की सहायता से तोपखाने का विकास किया। राजा की अपनी सेना कम होती थी, परंतु नायक, सामंत और प्रांतपति अपनी सेना रखते थे, जो कि समय समय पर केंद्र की सहायता के लिए देते थे। सेना का प्रधान दंडनायक नामक सैन्य अधिकारी होता था। राजकीय आय का एक बहुत बड़ा भाग जो था वो सेना पे खर्च किया जाता था। सेना को मजबूत बनाने के लिए खर्च किया जाता था। विजयनगर की सेना सुसंगठित थी और इसी सेना के बल पर विजयनगर के साम्राज्य का विकास हुआ तथा बहमनी राज्य के साथ उसका लंबा संघर्ष चला। राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस विभाग का भी गठन किया गया। इसका प्रधान कोतवाल की तरह कार्य करता था और वो राज्य में होने वाली प्रत्येक घटना पर
निगरानी रखता था। विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन कैसा था? तो पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। विजयनगर साम्राज्य का जो सामाजिक जीवन है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। राजा समस्त वर्ग के हितों की रक्षा करता था। सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। ब्राह्मणों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे उन्हें मृत्युदंड से मुक्त रखा गया था। क्षत्रियों के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन तीसरा जो वर्ग था वो शेट्टी या चेट्टी भी मिलता है कई जगह, इनका था। इस वर्ग के अंतर्गत बड़े और छोटे व्यापारी आते थे। दस्तकार, लोहार, स्वर्णकार, बढ़ई, जुलाहे, मूर्तिकार, वो सब तीसरे वर्ग में आते थे। समाज में दास प्रथा भी प्रचलित थी। पुरुष और स्त्री दोनों ही दास होते थे। उत्तरी भारत से दक्षिण आकर बसने वाली जातियां उस समय बड़वा कहलाती थी। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा है। इनका भी सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। दहेज प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। सामाजिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए दंड की भी व्यवस्था का प्रावधान था। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन अभिजातीय वर्ग की महिलाओं की स्थिति कुछ ठीक थी। वे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में भाग लेती थी। विदेशी यात्री नूनीज ने उनके बारे में लिखा है कि यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो हिसाब रखने, क्लर्की और पहलवानी का और अंगरक्षकों का और ज्योतिष और भविष्यवाणी, इन सब का भी काम करती थी। ये नूनीज ने कहा है, विदेशी यात्री ने। स्त्रियों को कुश्तियाँ भी सिखाई जाती थी। इसके अलावा उन्हें अस्त्र शस्त्र के संचालन की शिक्षा भी दी जाती थी। निम्न वर्गों की स्त्रियाँ विभिन्न व्यवसाय और दस्तकारियों में प्रवीण होती थी। सामान्य वर्गों में एकात्म विवाह होते थे, लेकिन अभिजात वर्ग तथा सामंत वर्गों में बहुपत्नित्व की भी प्रथा प्रचलित थी। समाज में देवदासियों और गणिकाओं का सामाजिक जीवन उपेक्षित न होकर सम्मानित था और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा प्रचलित थी। और सतियों के जो सती हो जाने वाली स्त्री थी उनके सम्मान में पाषाण स्मारक भी स्थापित किए जाते थे। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता था, लेकिन विधवाओं की जो स्थिति थी विजयनगर साम्राज्य में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, दयनीय थी। दहेज, सती प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह जैसी सामाजिक बुराइयां विजयनगर साम्राज्य में मौजूद थी। विजयनगर साम्राज्य के लोगों का रहन सहन कैसा था? ये वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन के शौकीन थे। कुलीन वर्ग के लोग वस्त्र आभूषण विशिष्ट प्रकार के पहनते थे। मांस वगैरह का भी सेवन करते थे। पुरुष और स्त्रियां दोनों ही सूती और रेशमी वस्त्र पहनते थे। पुरुष धोती, कमीज, दुपट्टा और पगड़ी धारण करते थे। धनी लोग जरीदार कपड़े पहनते थे। स्त्रियां साड़ी और चोली पहनती थी। और राज परिवार की स्त्रियां पावड़, एक तरीके का पेटीकोट हुआ करता था, और दुपट्टे का व्यवहार करती थी। आम व्यक्ति जूते नहीं पहनते थे, परंतु धनी वर्ग के लोग जूते पहनते थे। आभूषणों में प्रमुख थे हार, पैर का कड़ा, भुजबंद और कुंडल। वीर पुरुष और राज्य द्वारा जो सम्मानित व्यक्ति थी पैर में गणपेंद्र नामक आभूषण धारण करते थे। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है गणपेंद्र के बारे में। मदिरा सेवा के अलावा सुगंधित पदार्थों का भी प्रयोग करते थे, जैसे चंदन, कस्तूरी, केसर। मनोरंजन के साधनों में नाटक, नृत्य, संगीत, शतरंज और पासा का खेल तथा जुआ खेलना प्रचलित था। नाटक के अलावा एक यक्षगान, छाया नाटक भी प्रचलित थे, और इसमें अभिनय में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे। विजयनगर साम्राज्य के उदय से हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का अवसर मिला। विजयनगर साम्राज्य में वैष्णव धर्म और शैव धर्म जो थे वो प्रधान थे, लेकिन वे अन्य धर्मों जैसे इस्लाम, जैन और ईसाई धर्म के मानने वालों के प्रति भी उदार दृष्टिकोण रखते थे। हिंदू शासकों ने न केवल मंदिरों बल्कि मस्जिदों और गिरजाघरों का भी निर्माण करवाया। उस समय बलि प्रथा मौजूद थी और पशु यज्ञ भी किए जाते थे। विजयनगर साम्राज्य बहुत समृद्ध था। आर्थिक जीवन किस तरीके का था कि विदेशी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि विजयनगर जो था वो वैभव और समृद्धि में काफ़ी आगे था। 1420 में इटली का निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर जब आया था तो उन्होंने लिखा कि नगर की परिधि 60 मील है। उसकी दीवारें पर्वत शिखरों तक पहुंचती है। अनुमान से नगर में 90,000 व्यक्ति अस्त्र शस्त्र धारण करने योग्य हैं और राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से शक्तिशाली है। ये लिखा निकोलो कॉन्टी ने, इटली के यात्री। ईरानी यात्री अब्दुल रज़ाक 1442 से 1443 ईस्वी में यहाँ आए थे। उन्होंने लिखा है कि राजा के कोष गृह में जिनमें गड्ढे खुदे हैं उनमें पिघला हुआ सोना भर दिया गया है, जिसकी ठोस शिलाएं बन गई हैं। ये अब्दुल रज़ाक लिखते हैं।
मतलब राज्य की तरफ से कृषि के विकास के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए थे और बंजर और जंगली भूमि को भी कृषि योग्य बनाने का काम किया गया। सिंचाई की सुविधा के लिए अनेक नहरें और तालाब भी खुदवाए गए। पुर्तगाली यात्री पेइज लिखते हैं कि राजा के पास कोष और अनेक हाथी तथा सैनिक हैं, भरा हुआ कोष, अनेक हाथी तथा सैनिक हैं। इस नगर में प्रत्येक राष्ट्र और जाति के लोग मिलेंगे क्योंकि यहाँ व्यापार बहुत अधिक होता है और हीरे आदि बहुमूल्य पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। ये डोमिंगो पाएज लिखते हैं। संसार में ये सबसे अधिक संपन्न नगर है और यहाँ चावल, गेहूँ आदि अनाज के भंडार भरे हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य की संपन्नता का कारण कृषि और पशुपालन था। विजयनगर की सिंचाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। कृषि के अलावा वस्त्र और धातु उद्योग भी थे। लेन देन सोने और चांदी के सिक्कों से किया जाता था। भू व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण चेंजेस हुए। विजयनगर साम्राज्य में भू स्वामित्व के अनेक रूप इस समय देखने को मिलते हैं, जैसे भंडारवाद ग्राम, ये राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि थी। ब्रह्मदेव, देवदेव और मठारपुर भूमि जो थी वो ब्राह्मणों, मठों और मंदिरों को दान में दी गई भूमि थी। अमरम भूमि ये सैनिक और असैनिक कार्यों के बदले दी जाने वाली भूमि थी। उबली ये गांव में जो विशिष्ट सेवा करने वाला था उनको ये उसके बदले में दी जाती थी। कुटगी ये पट्टे पर दी जाने वाली भूमि थी। इस भू व्यवस्था का दुष्परिणाम यह निकला कि राज्य में बड़े भूस्वामी की संख्या बढ़ गई थी क्योंकि उनको भूमि इनाम में दी जा रही थी और छोटे किसानों की स्थिति जो थी वो बिगड़ गई। उसमें अनेक कुदी यानी किसान मजदूर बन गए। इस समय उपजाई जाने वाली फसलों में प्रमुख थी जो विजयनगर साम्राज्य में उपजाई जाती थी चावल, जौ, दलहन, तिलहन, नील, कपास, काली मिर्च, अदरक, इलायची, नारियल, इस तरह की फसलें उस समय की जाती थी। विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। राज्य में काफ़ी बंदरगाह थे जहाँ से पुर्तगाल, अफ्रीका, ईरान, अरब, चीन, श्रीलंका, मलाया आदि देशों के साथ व्यापार होता था। चावल, लोहा, शोरा, वस्त्र, चीनी तथा मसालों का निर्यात किया जाता था तथा घोड़े, मोती, हाथी और तांबा, कोयला, पारा, रेशम इन सब का आयात किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य के पास जहाजी बेड़ा भी था और जहाज उद्योग उस समय काफ़ी उन्नत था। विजयनगर साम्राज्य में साहित्य और कला को भी प्रोत्साहन दिया गया। विजयनगर साम्राज्य के समय तमिल, कन्नड़, तेलुगु और संस्कृत साहित्य का खूब विकास हुआ। मठ, मंदिर तथा अग्रहार शिक्षा के प्रचार का कार्य करते थे और राज्य विद्वानों को संरक्षण देता था। इस युग के प्रसिद्ध विद्वानों में विद्यारण्य, सायणाचार्य और माधवाचार्य प्रमुख थे। सायणाचार्य ने अन्य विद्वानों के सहयोग से वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों और आरण्यकों पर टीका लिखी है। कृष्णदेवराय खुद उच्च कोटि का विद्वान और साहित्य का संरक्षक था। उसके दरबार में विद्वानों, कवियों, दार्शनिकों का जमघट लगा रहता था। उसने तेलुगु और संस्कृत में कई ग्रंथों की रचना की और उसके द्वारा रचित ग्रंथों में आमुक्तमाल्या जो कि तेलुगु में लिखा हुआ सबसे प्रसिद्ध है। ये कई बार पूछा है एग्जाम्स में। तेलुगु साहित्य का महान कवि अलसनी और वैष्णव कवि हरिदास वो भी इसी काल में हुए। इस समय ऐतिहासिक रचनाएं भी लिखी गई जिसमें सबसे प्रमुख है मधुरा विजयम। अलसानी ने मनुचरित की रचना की। नंदी तिम्बन ने पारिजातापहरण की रचना की। कृष्णदेवराय के दरबारी संगीतकार थे लक्ष्मी नारायण, उन्होंने संगीत सूर्योदय की रचना की और कृष्णदेवराय के दरबार में ही तेनालीराम जैसे विद्वान हुए। इन सब से पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य के समय कला और साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। विजयनगर के राजाओं ने स्थापत्य और कला में भी काफ़ी रुचि ली। उन्होंने कई झीलें, जलाशय, बांध और पुल, राजमार्गों, महलों और दुर्गों और मंदिरों का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय ने प्रसिद्ध हजारा मंदिर यानी 1000 खंभों वाला मंदिर बनवाया और इसके अलावा विट्ठल स्वामी का मंदिर भी इसी युग में बना है। विजयनगर शासकों के दिन मंदिर निर्माण शैली का भी चरम विकास हुआ। यद्यपि इन मंदिरों का निर्माण चोल युगीन द्रविड़ शैली में हुआ था, लेकिन इनमें कुछ नई विशेषताएं भी देखी जाती है। विजयनगर साम्राज्य में जो मंदिर बने उनमें गोपुरम के निर्माण और स्तंभों के अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा चित्रकला, संगीत, नाट्यकला, श्रृंगार, केश विन्यास आदि कलाओं को भी विजयनगर साम्राज्य में प्रोत्साहित किया गया। ये पिक्चर है हम्पी के हजारा मंदिर की जो इस तरीके से दिखता है। ये हम्पी में विट्ठल स्वामी का मंदिर है जो इस तरीके से दिखता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।